साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लुनिया केमिस्ट्री क्लासेज में। आज अपने बायोमोलिक्यूल में प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से कि प्रोटीन होती क्या है और प्रोटीन का क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। चलिए देखना दोस्तों, अपने पास में जो प्रोटीन होती है आप सब जानते हो, ये जीवन की वृद्धि के लिए, उसकी मरम्मत के लिए, उसके अनुरक्षण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रकार से देखें तो बायोमोलिक्यूल होते हैं, जीव अणु होते हैं। और सभी प्रकार की जितनी भी लिविंग सेल होती है, जीवित कोशिकाएं होती है, उन सभी में प्रोटीन आपको देखने को मिलती है, यानी कि प्रोटीन पाई जाती है उनमें। इसके अलावा आपकी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, उपापचय क्रिया होती है और स्ट्रक्चर होता है, जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा बना होता है, उसमें भी प्रोटीन होती है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे बात करें अपन बाल की बात करें, ये भी एक प्रकार की प्रोटीन के बने होते हैं, जिसको आप बोला जाता है क्रेटिन प्रोटीन। इसके अलावा आपकी त्वचा होती है, ये भी प्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा अपन बात करें दोस्तों तो अपना जो रक्त होता है वो भी एक प्रकार की प्रोटीन होती है, जिसको आप बोलते हो हीमोग्लोबिन प्रोटीन। इसके अलावा जो कोशिका भित्ति होती है वो भी प्रोटीन की बनी होती है। अपने जो नाखून वगैरह होते हैं वो सब किसके बने होते हैं दोस्तों? प्रोटीन के बने होते हैं। चलिए बात करते हैं आज प्रोटीन के बारे में। तो देखना, प्रोटीन अपना टॉपिक रहेगा आज का। देखिए, प्रोटीन जो शब्द है, ये नेम सबसे पहले दिया गया, नेम गिवन बाय एक वैज्ञानिक था बर्जीलियस। इस बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक द्वारा सर्वप्रथम प्रोटीन शब्द को दिया गया। चलिए बात करते हैं अपन उसके आगे की। तो देखना, ये बात आई आपके समझ में। आप देखो, प्रोटीन शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है, ग्रीक वर्ड। प्रोटीन आपके ग्रीक भाषा का शब्द है, और जो प्रोटीन है इसका अर्थ होता है प्राइमरी। ये ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटीओज से लिया गया है। जो प्रोटीओज आपको दिखाई दे रहा है, इस शब्द से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है प्राथमिक या आपका अति महत्वपूर्ण। इसका मतलब हुआ जो ये प्रोटीन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है मानव शरीर के लिए। चलिए, ये इतनी बात हो गई। प्रोटीन के अपन ने पढ़ लिए कि ये आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है। इसका मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण एक जैव अणु होता है, जो कि मानव शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। अब बात करते हैं इसके संगठन की, कंपोजिशन की। तो अपना टॉपिक है अब का कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का संगठन, प्रोटीन का संगठन। चलिए देखिए, बात करेंगे प्रोटीन के संगठन की। तो जो आपके प्रोटीन होती है वो एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब बात आई कि एमिनो अम्ल क्या होते हैं। तो एमिनो अम्ल भी आपके क्या होते हैं? एक प्रकार के जैव बहुलक होते हैं, और आपकी प्रोटीन भी क्या होती है? एक प्रकार की जैव बहुलक। यानी ये दोनों क्या होते हैं? आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, एक प्रकार के जैव बहुलक होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए देखना, प्रोटीन है वो आपके एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, और एमिनो अम्ल जो होते हैं इनमें क्या होता है? ये अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप तो वो पदार्थ होते हैं जिनमें एमिनो समूह होता है,
और कार्बोक्सिलिक समूह होता है, यानी एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक समूह दोनों विद्यमान होते हैं, उन्हें अपन कहते हैं एमिनो अम्ल कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए दोस्त, तो एमिनो अम्लों में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा जब आप उसका वो क्या करते हैं, आपके एमिनो एसिड्स का निर्माण करते हैं। देखना दोस्तों, बात कर रहे हैं अपन प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन एक प्रकार के एमिनो अम्लों के जटिल होते हैं और उच्च अणुभार वाले जैव बहुलक होते हैं। बात करें तो इसका जो उच्च अणुभार होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, और वो होता है 10,000 से भी अधिक होता है। चलिए बात करते हैं प्रोटीन की परिभाषा की। देखें तो नाइट्रोजन युक्त आपकी जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन है वो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन के अलावा कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। आई बात समझ में? इसके अलावा आपको फॉस्फोरस भी देखने को मिल सकता है, आपको आयोडीन भी देखने को मिल सकता है। बात करें प्रोटीन में कुछ धातु भी हो सकते हैं, कुछ मेटल भी हो सकती है, जैसे फेरस, कॉपर, जिंक और मैग्नीज। ये मेटल भी आपको दिखाई दे सकती है किसमें? प्रोटीन। चलिए बात करते हैं प्रोटीन का जल अपघटन। तो देखना, प्रोटीन का जल अपघटन करवाया जाता है तो प्रोटीन भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है। तो देखना, अपना टॉपिक है प्रोटीन का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। देखिए, जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का जब आप जल अपघटन करवाते हो तो सबसे पहले बनता है आपका पेप्टाइड। प्रोटीन का जल अपघटन जब करवाया जाता है, जल अपघटन करवाने पर आपको प्राप्त होते हैं पेप्टाइड। चलिए फिर आप क्या करोगे, ये जो आपको पेप्टाइड दिखाई दे रहा है, इस पेप्टाइड का जल अपघटन जब आप करवा दोगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या प्राप्त होगा, अल्फा एमिनो अम्ल। इनको अल्फा एमिनो अम्ल बोला जाता है। चलिए ये आपको प्राप्त होता है, और एमिनो अम्ल बहुत सारे आपस में जुड़ते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो वो बाद में क्या बना देते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। आगे आप बोल सकते हो कि विभिन्न सारे एमिनो अम्ल जब आपस में जुड़ जाएंगे तो उनका अणुभार ऊंच होता है और वो क्या बना देता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है। अपने को तो इसके हाइड्रोलाइसिस से प्रोटीन का जल अपघटन करवाया, पेप्टाइड बना, फिर जल अपघटन करवाया, क्या बन गया आपका, अल्फा एमिनो अम्ल बन गया। चलिए इसका मतलब आप क्या बोलोगे, आपकी जो प्रोटीन होते हैं वो अल्फा एमिनो अम्लों से बने हुए एक प्रकार के क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। मेरी बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो प्रोटीन होते हैं वो अल्फा एमिनो अम्लों से बनी हुई एक प्रकार के क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जिनका अणुभार क्या होता है, 10,000 से अधिक होता है। आई बात समझ में? फिर आपसे पूछे कि प्रोटीन के लिए पीडीआई का मान कितना होता है, तो पीडीआई जानते हो आप सभी, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। तो प्रोटीन के लिए पीडीआई का मान क्या होगा, 1 होता है। इसके अलावा बात करें तो आपका जो प्रोटीन है आपसे पूछ ले पीडीआई का मान ये 1 क्यों होता है, तो ये मैंने आपको पॉलीमर में बता रखा है। समझ गए? क्योंकि जो आपकी प्रोटीन होती है वो एक प्रकार का क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है। नेचुरल पॉलीमर, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटीन आपका प्राकृतिक बहुलक होता है, साथ ही यह मोनोडिस्पर्स होता है। मोनोडिस्पर्स का मतलब क्या हुआ, एकल परिक्षेपी होता है, जिसके कारण प्रोटीन है उसके पीडीआई का मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए ये बात आएगी समझ में। अब अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन। तो अपना टॉपिक है प्रोटीन का क्लासिफिकेशन।
वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, प्रोटीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। देखो दोस्तों, इसका क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया गया। एक जो क्लासिफिकेशन किया गया वो कंपोजिशन के आधार पर, इसके संगठन के आधार पर किया गया, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया, जब आप प्रोटीन का जल अपघटन करवाते हो तो वहां वो कितने प्रकार के उत्पाद का निर्माण करता है, उन उत्पाद के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण किया गया। चलिए बात करते हैं सबसे पहले संगठन के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। और बोर्ड एग्जाम की बात करें, चाहे आप कंपटीशन लेवल्स की बात कर लो, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। चलिए, दो प्रकार की प्रोटीन होती है। एक होती है आपकी रेशेदार प्रोटीन होती है, और दूसरी जो प्रोटीन होती है उसको बोला जाता है दानेदार प्रोटीन। समझ गए मेरी बात को? एक तो आपकी हो गई रेशेदार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन को आप बोलोगे फाइब्रस प्रोटीन। इसको बोला जाता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। चलिए बात करते हैं रेशेदार प्रोटीन कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले आप इनके एग्जाम्पल्स ध्यान रखना। एग्जाम्पल क्या ध्यान रखोगे? तो एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है, इसके एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। एक तो आपका होता है कोलेजन, एक आपका मायोसिन, और एक आपका केराटिन। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रेशेदार प्रोटीन है, उनके उदाहरण बताओ। तो क्या बताओगे? कोलेजन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, और आपका केराटिन प्रोटीन। ये जो केराटिन है, ये केराटिन प्रोटीन किस में देखने को मिलेगी आपको? नाखून वगैरह में देखने को मिलेगी, बाल में देखने को मिलेगी। इसी कारण जब काटा जाता है इनको तो दर्द नहीं होता। चलिए, इसके अलावा मायोसिन प्रोटीन ये किस में देखने को मिलेगी आपको? मांसपेशियों में देखने को मिलेगी। आ जाओ उधर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। आप जानते हो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या होता है? रक्त वर्णक होता है। समझ गए? चलिए, तो ये कैसी प्रोटीन होती है? दानेदार प्रोटीन होती है। इसके अलावा इंसुलिन जानते हो, ये भी कैसी प्रोटीन होती है? आपकी दानेदार प्रोटीन में आती है। और एक एग्जाम्पल और होता है, जैसे एल्ब्यूमिन कहाँ पाया जाता है? अंडे में। ये भी कैसा होता है? आपका दानेदार प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। चलिए बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन है उसके कुछ और बातों की। ये जो बनी होती है फाइब्रस प्रोटीन, एक प्रकार के रेखीय अणुओं से निर्मित होती है। आपसे पूछ ले किससे मिलकर बनी होती है? तो जो फाइब्रस प्रोटीन होती है वो रेखीय अणुओं से निर्मित होती है। बात कर ले कि दानेदार प्रोटीन किसकी मिलकर बनी होती है, तो आप बता सकते हो आराम से, जो दानेदार जो प्रोटीन होती है आपकी, इसका मतलब है किसकी बात कर रहा हूं मैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात कर रहा हूं। आई बात समझ में? जो आपकी ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो आप बता दोगे जो कुंडली नुमा अणु होते हैं उसके द्वारा मिलकर बनी होती है। तो यहां आप लिख सकते हो कुंडली नुमा अणुओं से निर्मित होती है। चलिए बात करते हैं फिर रेशेदार प्रोटीन की। रेशेदार प्रोटीन की बात करेंगे तो ये जो आपकी होती है वो धागे के समान संरचना होती है। चलिए ये कैसी हो गई? धागे के समान संरचना होती है। और वो कैसी होती है? कुंडली नुमा होती है। अब देखना इसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है वो किस प्रकार जुड़ा रहता है उसकी बात करते हैं अपन। देखना जो आपका पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसकी बात कर रहा हूं मैं फाइब्रस प्रोटीन। रेशेदार जो प्रोटीन होती है उसमें आपकी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है वो जुड़ी रहती है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो यहां पर जो पॉलीपेप्टाइड पीपी लिख रहा हूं मैं चेन होती है
वो किसके द्वारा जुड़ी रहती है? तो आप बता सकते हो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है, बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है। और यहां पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? अंतः अणु के हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। चलिए, अंतः अणु के हाइड्रोजन बॉन्ड। बात करते हैं अब रेशेदार प्रोटीन की। तो ध्यान रखना, रेशेदार प्रोटीन आपका जो होता है, यदि ताप है उसके पीएच में परिवर्तन कर दोगे आप, तो इसकी स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप लिख सकते हो ताप है और पीएच में यदि आप कर दो परिवर्तन, तो इसकी स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। जबकि यहां आप क्या बोल दोगे? स्ट्रक्चर में आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। चलिए, इसकी बात करते हैं। तो ये जो होती है रेशेदार प्रोटीन, बात करते हैं वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है। तो जो आपकी रेशेदार जो प्रोटीन होती है ये वाटर इनसोल्यूबल होती है, जल में अविलेय होती है। तो ये क्या हो गई? वाटर इनसोल्यूबल, जल में विलेय हो गई। फिर अपन बात करते हैं आपकी जो दानेदार प्रोटीन है। जो दानेदार जो प्रोटीन होती है वो आपके एसिड की बात कर लो, चाहे आप बेस की बात कर लो, चाहे आप साल्ट की बात कर लो, तीनों में क्या होती है? सोल्यूबल होती है। तो आप लिख सकते हो अम्ल, क्षार एंड साल्ट। इन तीनों में क्या होती है? ये सोल्यूबल होती है। आई बात समझ में? फिर देखना, बात करते हैं इसके कार्य की। तो कार्य की बात करेंगे तो मायोसिन जो प्रोटीन होती है वो बनाती है जो आपके एनिमल टिश्यू होती है, जंतु ऊतक होते हैं, उनके संरचनात्मक इकाइयों का निर्माण करते हैं या संरचनात्मक पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, ये क्या करता है? जंतु जो ऊतक है उनके संरचनात्मक पदार्थों का निर्माण करती है। कौन? आपकी जो रेशेदार प्रोटीन होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। वो क्या करती है? संरचनात्मक पदार्थों का निर्माण करती है। तो ये अपन ने बात की संगठन के आधार पर प्रोटीन के प्रकार। दो प्रकार की, दोबारा बता रहा हूं, रेशेदार और आपकी ग्लोबुलर। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कोलेजन, मायोसिन और केराटिन। और ग्लोबुलर में क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन, इंसुलिन और आपका एल्ब्यूमिन। चलिए, ये किससे मिलकर बनी होती है? रेय के अणुओं से। कौन सी? रेशेदार। बात करें दानेदार की तो कुंडली नुमा अणुओं से मिलकर बनी होती है। इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जिसे आप बोलते हो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। और उसमें जो रेशेदार प्रोटीन है वो तो बन गई अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और दानेदार आपकी जो प्रोटीन होती है वो मिलकर बनी होती है अंत अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ताप और पीएच में परिवर्तन कर दोगे, स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये जो होती है इसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। एसिड बेस साल्ट में क्या होती है? ये सोल्यूबल होती है। वाटर क्या होता है? इनसोल्यूबल होता। चलिए, अब बात करते हैं जल अपघटन के आधार पर। देखो, जल अपघटन के आधार पर जो प्रोटीन का प्रकार है उसकी बात करेंगे। अगली जो हेडिंग है प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन है, जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। देखो, जल अपघटन जब करवाया जाता है प्रोटीन का, तब क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के उत्पाद आपको देखने को मिलेंगे, यानी अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। उसके आधार पर आपकी प्रोटीन है उसको दो भागों में बांटा गया। एक जो प्रोटीन है उसको बोला जाता है साधारण प्रोटीन, या इसको आप बोल सकते हो सिंपल प्रोटीन। किसी प्रकार का कोई डाउट? चलिए, ये हो गई आपकी सिंपल प्रोटीन। अब देखो, सिंपल प्रोटीन क्या होती है? जब आप प्रोटीन का जल अपघटन करवाते हो तब आपको केवल अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त हो, यानी ऑन हाइड्रोलाइसिस। प्रोटीन का जब आप करवाते हो जल अपघटन, तब यदि केवल आपको अल्फा एमिनो अम्ल ही मिले
तो उसे आप क्या बोलते हो, साधारण प्रोटीन कहते हो। यहां तक मेरी बात आई समझ में। चले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जो आपकी होती है एल्ब्यूमिन होती है और आपकी जो होती है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। अपन बोल सकते हैं, एग्जाम्पल की बात करेंगे एल्ब्यूमिन प्रोटीन और इसके अलावा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन और आपकी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या होती है, साधारण प्रोटीन। चलिए दूसरी प्रोटीन की बात करते हैं जिसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट प्रोटीन या संयुग्मित प्रोटीन। चलिए आना देखना, दूसरी प्रोटीन को बोला जाता है जल अपघटन के आधार पर संयुग्मित प्रोटीन। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। देखना इस प्रकार की प्रोटीन में क्या होता है, इस प्रकार की प्रोटीन में दो भाग होते हैं। एक आपका होता है प्रोटीन भाग और दूसरा जो भाग होता है वो आपका कौन सा होता है, अप्रोटीन भाग। और अप्रोटीन भाग इसका मतलब कौन सा भाग हो गया, नॉन प्रोटीन भाग या पार्ट। चलिए नॉन प्रोटीन जो भाग होता है, इस नॉन प्रोटीन भाग या अप्रोटीन भाग को बोला जाता है प्रोस्थेटिक समूह। क्या बोला जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, या आप लिख सकते हो प्रोस्थेटिक समूह। सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। संयुग्मित प्रोटीन का मतलब उसमें प्रोटीन के दो भाग होंगे, एक आपका प्रोटीन भाग होगा और एक आपका कौन सा होगा, अप्रोटीन भाग होगा। अप्रोटीन जो भाग होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, जिसमें प्रोटीन का जो भाग नहीं होता है। आई बात समझ में। अ का मतलब क्या होता है, अनुपस्थित होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, उसके आधार पर इस प्रोटीन को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले न्यूक्लियोप्रोटीन, आई बात समझ में। दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। और तीसरा होता है इसका भाग क्रोमोप्रोटीन। ध्यान देना, तीन प्रकार की होती है, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और आपकी क्रोमोप्रोटीन। चलिए देखना न्यूक्लियोप्रोटीन में होता क्या है। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब इसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है और जो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा वो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि प्रोस्थेटिक समूह है कौन सा होगा उसके आधार पर, और नीचे क्या जाएंगे इनके एग्जाम्पल। यहां प्रोस्थेटिक समूह क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल होगा। और ऐसी प्रोटीन कौन सी होगी, इसका मतलब एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपकी जो न्यूक्लिन प्रोटीन होती है वो किस में आ जाएगी, इस न्यूक्लियो प्रोटीन में आ जाएगी। यहां पर आपका जो प्रोस्थेटिक समूह होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। इसका मतलब यहां एग्जाम्पल में क्या लिख दोगे, माइसिन प्रोटीन। और यहां जो आपका प्रोस्थेटिक समूह है, यानी देखो शब्द दिखाई दे रहा है क्रोमो, ये होता है क्रोम, और क्रोम का मतलब क्या होता है, कलर या आपका रंग। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, कोई वर्णक होगा। तो प्रोस्थेटिक समूह क्या होगा, कोई वर्णक होगा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप जानते हो वर्णक, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप काम में लेते हो क्लोरोफिल। क्या लेते हो काम में, क्लोरोफिल, और आपका हीमोग्लोबिन। समझ गए, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन ये एग्जाम्पल किसके हो गए, क्रोमोप्रोटीन के। ध्यान रखना, न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन माइसिन, क्रोमोप्रोटीन जिसमें क्या पाया जाता है, क्रोम पाया जाता है और कलर पाया जाता है।
तो ये दोस्त अपन ने बात की प्रोटीन का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में। इसके अलावा प्रोटीन जल अपघटन करने पर क्या क्या उत्पाद देता है, और प्रोटीन है उसका क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा। दोस्तों यदि ये वीडियो क्लास आपको पसंद आ रही है तो अपने यार दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स।